नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम मंजिल में, जहां हम जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में करियर की संभावनाओं पर चर्चा करते हैं। आज का हमारा विषय है मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर के नए आयाम। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो न केवल व्यक्तित्व को निखारता है, बल्कि करियर ग्रोथ और वित्तीय स्थिरता के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज के हमारे इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे आज के करियर काउंसलर हैं डॉक्टर राजेश त्रिपाठी जी। आइए आपके उनसे हम मुलाकात कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है कार्यक्रम मंजिल में। बहुत बहुत धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। और जैसा कि आपने बताया कि विषय बहुत ही समाजीन है, बहुत ही रेलेवेंट है जी। इस परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि दुनिया में कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी कार्य हो, अगर प्रबंध उसका उचित नहीं है या समुचित नहीं है तो वो कार्य ठीक से संपादित नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब भी हम प्रबंध की बात करते हैं तो प्रबंध एक क्षेत्र ही नहीं, प्रबंध एक पूरी विधा है जी। अक्सर आपने देखा होगा कि सारे संसाधनों को होने के बाद भी अक्सर कंपनियां फेल हुई, कई बारी कई योजनाएं फेल हो गई। उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारक रहा है या सबसे बड़ा रीज़न रहा है वो ये रहा है कि उसका प्रबंध ठीक से नहीं किया गया। अगर हम इंग्लिश में ही जाएं कि मैनेजमेंट जो वर्ड आया है, यानी कि मैन प्लस इंगेज, यानी कि कैसे, मैन का मतलब यहाँ पर पुरुष से नहीं है, मैन का मतलब संसाधन। तो किस तरीके से संसाधनों को हम समुचित रूप से इंगेज करें, कोऑर्डिनेट करें, और जब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा यानी संयोजन होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका परिणाम भी उचित आएगा जी। राजेश जी, आप क्या देखते हैं कि आज के समय में इसकी जो उपयोगिता है मैनेजमेंट की, वो कितनी है और किस हद तक हम इसे समझ सकते हैं सामान्य रूप में? सामान्य रूप से देखिए तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बिना मैनेजमेंट के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और जब हम आज की बात करते थे, यानी 2024 की बात करें, 2024 में हम देख रहे हैं कि नए नए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र उभर रहे हैं, जिसमें हम एआई की बात करते हैं, मेटावर्स की बात करते हैं। पहले सामान्य जब हम बात करते थे कि मैनेजमेंट का मतलब यानी कि लोगों को समझाना बुझाना, यानी कि जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग एंड देन कम्युनिकेटिंग, सो ऑन सो फोर्थ, यानी कि किस तरीके से हम सूचनाओं का संचार करें, किस तरीके से लोगों को समझाएं, किस तरीके से लोगों को बैठाएं, पहले यहाँ तक सीमित था। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी का विकास होता चला जा रहा है तो अब हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ संसाधनों का वर्गीकरण ही नहीं है, संयोजन ही नहीं है। इसके अलावा किस तरीके से हम तकनीक को प्रयोग करके अब उस संसाधनों को हम समुचित वर्गीकरण करके और उसके यथास्थान पर रखकर उसका भरपूर लाभ उठाएं, जिसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं जी। तो उसकी वजह से क्या है कि अभी तक हमने देखा कि एमबीए, खास तौर से जब हम प्रबंधन की बात करते हैं तो एमबीए डिग्री दिमाग में आता है, या बीबीए का कोर्स नज़र आता है, या फिर कई डिप्लोमा कोर्स नज़र आते हैं। वो आज भी हैं और उनका अपना एक उपयोगिता है। लेकिन जब मैंने कहा कि नई जो तकनीकी आ गई हैं उसकी वजह से, जब नए तकनीक आ गए तो उनकी वजह से नए क्षेत्र भी उभर रहे हैं। अब जब मैंने कहा नए क्षेत्र की, तो यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ मैं, वर्चुअल रियलिटी यानी वीआर की बात करता हूँ, ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करता हूँ। तो इन सब से, जिसको कस्टमाइज क्षेत्र की बात करते हैं, अब वो कस्टमाइजेशन यानी कि जैसा आपकी आवश्यकता है उसके हिसाब से हम कोर्स को निर्धारण करते हैं, उसके कैरिकुलम को बना रहे हैं, और उसके हिसाब से ही हम फिर नए कोर्सेज डिज़ाइन कर रहे हैं। यानी जैसे अगर मैं कहूँ कि आजकल लॉजिस्टिक्स क्षेत्र काफ़ी बढ़ रहा है, तो एमबीए लॉजिस्टिक्स आ गया। किसी ज़माने में भारत को उतना उन्नत नहीं माना जाता था, यानी कि एविएशन के क्षेत्र में। अब जैसे जैसे लोगों की क्रय क्षमता बढ़ती चली जा रही है, जिसको हम कहते हैं कि परचेसिंग पावर, उनके पास पैसा आता जा रहा है, तो आप जाके आप एयरपोर्ट पे आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बस अड्डे में आ गया हूँ। तो अब अभी तक हमने एमबीए लॉजिस्टिक्स पढ़ाया, अब हम एमबीए एविएशन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो अब कई विश्वविद्यालयों ने एमबीए एआई की बात शुरू कर दी है।
MBA ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, MBA डिजिटल बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो एक नया आयाम आ रहा है, एक नए क्षेत्र आ रहे हैं प्रबंधकी में। जी, और आज हम देख रहे हैं कि डिजिटल युग है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर कोई जुड़ चुका है और करियर की जो संभावनाएं वो इस क्षेत्र में काफ़ी हद तक बढ़ गई हैं। जैसा कि आपने अभी जिक्र भी किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मेटावर्स है, क्विक कॉमर्स का ज़माना आ गया है। डॉक्टर साहब, इसमें जो इन क्षेत्रों में हम देखें कि आज जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो किस तरह से अपने आप को करियर में, ख़ास तौर से अगर हम बात करें, वहाँ पर सेटल कर सकते हैं अपने आप को? बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और जैसा कि मैं कहूँ कि पहले छात्र छात्राओं को ये आवश्यकता होती थी कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, जो कि अभी भी है, उससे मैं इनकार नहीं करूँगा। कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। आप बोलने की क्षमता, आपको लोगों को समझाने की क्षमता, आपको लोगों की बात को समझने की क्षमता, यानी कहा जाता है कि अ बेस्ट ओरेटर शुड बी अ बेस्ट लिसनर। बिल्कुल। तो यानी कि अगर मैं अच्छा मैनेजर बनना चाहता हूँ तो मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कि मुझे मैनेज क्या करना है, व्हाट आई हैव टू मैनेज। तो इन दैट केस ये है कि अब जो छात्र हैं, पहले क्या था कि सामान्य उनको कम्युनिकेशन सिखाया जाता था, सामान्य कोऑर्डिनेशन स्किल्स सिखाई जाती थी। अब तकनीक का प्रयोग करके किस तरीके से उस संयोजन या संचार कम्युनिकेशन करने की जो क्षमता है उसको कैसे इन्हांस किया जाए। तो अब छात्रों और छात्राओं के पास बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। जैसे आपने सुना होगा कि चैट जीपीटी आ गया। कुछ लोग उसको घातक भी मान रहे हैं और इस पे दो स्कूल ऑफ थॉट्स है। लेकिन अब इस तरीके की जो नए तकनीक हैं, इनका प्रयोग करके छात्र अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। और जो काम पहले, जिस काम को संपादन करने में 10 घंटे लग जाते थे, आज ऐसी नई तकनीक के माध्यम से आप मुश्किल से उसको 10 मिनट में निपटा सकते हैं। अब जो 10 मिनट का वो जब तक स्किल्स नहीं आएगा, वो हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे मैनेजर हैं, लेकिन अगर आपके पास वो स्किल नहीं है, यानी कि अगर AI स्किल्स नहीं है, डेटा माइनिंग स्किल्स नहीं है, डेटा विजुलाइजेशन स्किल्स नहीं है। आजकल चूँकि डेटा पे काफ़ी बात हो रही है, कुछ लोग कहते हैं कि भविष्य में पानी के लिए युद्ध हो सकता है, विश्व युद्ध हो सकता है, तो दूसरा जो विश्व युद्ध हो सकता है वो है डेटा को लेकर। आजकल किसी भी क्षेत्र की जो कंपनी है या जो प्रतिष्ठान है, वो डेटा पे काफ़ी काम कर रही है। तो छात्राओं को के लिए इस समय बहुत आवश्यक है कि वो कुछ ऐसे कोर्स करें जो कि उनकी जो डेटा को समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ाए। जी, निश्चित रूप से। और अगर वो नई टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ करके आज के समय में चलेंगे तो उनकी जो संभावनाएं हैं करियर ग्रोथ की, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कौन कौन से ऐसे अन्य क्षेत्र हैं मैनेजमेंट के, जैसे कि हमने सुना है कि HR है, फाइनेंशियल है, ऑपरेशंस हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में लोग अच्छा करते हैं, इसके अलावा भी क्या कुछ अलग से मैनेजमेंट के कुछ क्षेत्र हैं, नए क्षेत्र हैं, जिसे आप देखते हैं कि आज के समय में, आज की दुनिया में जो ज़्यादा लोकप्रिय हैं? काफ़ी। अब जैसा मैंने कहा कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है, ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या है कि पूरा विश्व जो है एक तरीके से आपस में जुड़ गया है जी। अब उसके कारण क्या है कि अब हम अपने सिर्फ भौगोलिक लिमिटेशंस में नहीं रह गए। हम यहाँ बैठे बैठे मैं अमेरिका में अपने उत्पाद को बेच सकता हूँ और वहाँ के ग्राहक को ढूंढ सकता हूँ। तो उसके लिए क्या है कि जो नए जो प्रबंधक हैं या मैनेजर्स हैं, उनको उस टाइप की स्किल्स है और उसी हिसाब से कोर्स भी डिज़ाइन करें। तो अब एक नया कोर्स MBA शुरू किया गया जिसको हम कहते हैं MBA ग्लोबल, राइट, या MBA इंटरनेशनल बिजनेस। अब ये जो कोर्स है, इसके माध्यम से छात्र न केवल अपनी देश में रहकर बल्कि दूसरे देश में भी संभावनाओं को तलाश सकते हैं। और उसमें उनके लिए काफ़ी बड़ी संभावना है इस मामले में कि कई बारी क्या होता है कि अपने हर देश की अपनी अर्थव्यवस्था की अपनी एक क्षमता होती है। अगर उस क्षमता में रोजगार उतने उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं तो इन दैट केस छात्र कहीं और भी जा सकता है। इस तरीके के कोर्स जो MBA ग्लोबल है, इंटरनेशनल बिजनेस है, वो काफ़ी सहायक है। जी, आप ये देखते हैं हम कि बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन जब
अभ्यर्थी तैयारी करते हैं, जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो तैयारी करते हैं, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में ये भी चलता है कि कौन से संस्थान से, किस इंस्टीट्यूट से हम कोर्स करें जहाँ पर जा कर के हम इस मैनेजमेंट की पढ़ाई को करें और उनका एक बेहतर प्लेसमेंट हो सके। यहाँ पर चूँकि थोड़ा सा यहाँ पर छात्र छात्राओं को सजग रहना पड़ेगा जी, क्योंकि जब से उदारीकरण का दौर आया है, जिसको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं, बिल्कुल, तो वहाँ पर क्या है कि शिक्षा के उदारीकरण के क्षेत्र के कारण अब संस्थान बहुत से खुल गए हैं और उस संस्थान में कौन से संस्थान की क्या वैलिडिटी है, इसको चेक करना बहुत आवश्यक होता है। तो छात्र छात्राओं को सजग रहना बहुत आवश्यक है। इसके लिए कई मापदंड बनाए गए हैं। यूजीसी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी देश की संस्था है, सरकारी संस्था है, जो कि मतलब शिक्षा के क्षेत्र में मानकों को निर्धारित करती है। इसके अलावा AICTE है। तो सबसे पहले छात्र छात्राएं ये देखें कि क्या वो जिस संस्थान से ये कोर्स करना चाहते हैं वो UGC द्वारा मान्यता प्राप्त है, AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त है। AICTE प्रोफेशनल कोर्सेज में काफ़ी उपयोगी माना जाता है। उसी तरीके से UGC डिग्री कुछ क्षेत्र के लिए कि उसकी जो मान्यता है उस पर उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो पहले तो ये देखें, उसके बाद फिर कई और ये एक्रीडेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको हम NAAC कहते हैं, NIRF कहते हैं, NBA कहते हैं। तो इनकी भी रैंकिंग्स होती है। तो विश्वविद्यालय की रैंकिंग्स हर साल या फिर 3 साल में, NAAC 3 साल में होता है, उसी तरीके से NBA होता है, NIRF हर साल होता है। तो रैंकिंग्स से काफ़ी कुछ ये पता चल जाता है कि जो शिक्षा की गुणवत्ता होगी यहाँ पे जो उनको पढ़ाया जाएगा उसका स्तर क्या होगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि NIRF रैंकिंग जो 50 के आसपास के अंतर्गत आते हैं उसमें जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर नामचीन संस्थानों की बात करें तो हमेशा से ये बात सत्य है कि जैसे प्रबंध क्षेत्रों में IIMS काफ़ी बड़ा नाम है। इसके अलावा IITs हैं, NITs हैं, कई प्राइवेट क्षेत्र के भी कई विश्वविद्यालय हैं जो कि काम कर रहे हैं। मैं जिस विश्वविद्यालय में काम करता हूँ वो भी उत्तराखंड में अच्छी मानी जाती है। तो लेकिन मैं इसका ओवरऑल में कहने का मतलब ये है कि छात्रों को थोड़ा सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बारी इसमें ये भी हो रहा है कि उदारीकरण के नाम पर कई ऐसे संस्थाएं खुल गए हैं जिनकी गुणवत्ता बहुत ही ख़राब है और वो आपसे पैसा आपका ऐंठ लेंगे और उसका जो रिटर्न है, जिसको हम ROI कहते हैं, वो एकदम बेकार हो जाता है जी। तो और वहाँ पे छात्र छात्राएं अपने आप को ठगा भी महसूस करते हैं। बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं जो बच्चे, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने करियर को बनाएं? मैनेजमेंट चूँकि एक ऐसी विधा है कि जिसमें कई विधाओं का सम्मिश्रण है जी। सिर्फ इंजीनियरिंग में क्या है कि आपको थोड़े से एनालिटिकल होने की आवश्यकता है, मतलब आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, थोड़ी सी इनोवेशन से। मैनेजमेंट में क्या है कि सारी विधाओं का मिश्रण है। बिल्कुल, आपको इनोवेशन भी आना चाहिए, यू हैव टू बी क्रिएटिव, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, पर्सनालिटी वाइज, लैंग्वेज वाइज, कोऑर्डिनेशन वाइज, जिसको कई लीडरशिप की क्वालिटीज़ बताई गई हैं जिसमें लाइजनिंग है, इंटरलॉक्यूटर है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ें एक अच्छे मैनेजर में माना जाता है। तो छात्र छात्राएं जो भी प्रबंध क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो पहले ये बेस जरूर तैयार कर लें। बेस का मतलब ये है कि वो अपने पर्सनालिटी पे थोड़ा काम करें, थोड़े उनके कम्युनिकेशन पे काम करें, थोड़ा इस बात पर भी ध्यान रखें कि जो आसपास चीज़ें हो रही हैं उसका उनको ज्ञान होना चाहिए, यानी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस जानना बहुत ज़रूरी है। ये जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम कहते हैं इन्हांस स्किल्स, यानी कि जिसको कहते हैं दाल चावल रोटी सब्जी, उसके ऊपर एक अगर गुलाब जामुन आ गया तो ज़्यादा बेहतर। तो यानी जो क्रैश कोर्सेज हैं, एडिशनल कोर्सेज हैं, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिससे मतलब एक पारंपरिक संस्थाओं यानी कि विश्वविद्यालयों के अलावा भी आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपनी जो स्किल्स हैं उसको काफ़ी बढ़ा सकते हैं जी।
आज हम देखते हैं कि इंटर्नशिप है, जिस तरह से हम देखते हैं मैनेजमेंट है, नेटवर्किंग आदि है, तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है डॉक्टर साहब, हम ये समझना चाहते हैं आपसे। यानी कि नेटवर्किंग मैनेजमेंट क्षेत्र में जी नेटवर्क यानी कि एक पूरा एक ताना बना, तो ये मैनेजमेंट का जो क्षेत्र ही है वो ताने बाने पर ही बना हुआ है जी। कि हाउ यू आर गोइंग टू फॉर्म द क्रिएट द कंज्यूमर, हाउ यू आर गोइंग टू एक्वायर द कंज्यूमर, राइट, और उस कंज्यूमर को फिर कैसे ट्रांसलेट करके अपना लॉयल कस्टमर बनाना। जी। तो मैनेजमेंट में ज़्यादा, अगर मैं ओवरऑल कंपनी या प्राइवेट क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ पर ये है। तो इस पे क्या है कि आप आजकल, चूंकि आपने नेटवर्क की बात करी, तो आजकल एक नया विधा आ गया जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कहते हैं, जी, जिसमें पूरा एक नेटवर्क बनाया जाता है, उसके माध्यम से कंपनी अपने उत्पादों को बेचती है। लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत ही पेशेंस की आवश्यकता पड़ती है, आपको क्लाइंट को समझना, फिर लोगों को समझाना कि इसके पीछे पूरा बिजनेस मॉडल क्या है, यानी कि बिजनेस का प्रारूप क्या है। तो इन सारी चीज़ों को समझने और समझाने के लिए फिर से मैं कहूँगा कि आपके पास यू हैव टू हैव वेरी वेरी व्हाट यू कॉल इमैकुलेट पेशेंस। अगर वो नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल होता है नेटवर्क को बनाने में। और एक बार ये आपने नेटवर्क बना लिया, जैसे आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे आप रिबॉक देखोगे, आप एप्पल देखोगे, आप नाइकी देखोगे, इनके नेटवर्क्स हैं, बिल्कुल, पिज्जा हट, इनके इतने, यानी ये पूरा इनका जो बिजनेस मॉडल है वो फ्रेंचाइज मॉडल पर है, यानी आपके नाम पर लोग बिजनेस करने के लिए तैयार है। तो दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ नेटवर्क। बिल्कुल जी। क्या मैनेजमेंट का क्षेत्र जो है डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि कॉरपोरेट क्षेत्र तक ही ये सीमित है या अन्य ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर मैनेजमेंट प्रबंध के क्षेत्र में संभावनाएं ज़्यादा हैं? मैं जैसा कि शुरुआत में ही बोला कि मैनेजमेंट का जो संभावना है वो असीमित है। बिल्कुल। हम पैदा होते हैं, उसी के बाद से ही मैनेजमेंट की चीज़ें आ जाती हैं। और आप जान के हैरत करेंगे कि हमारे दिमाग में ये है कि साहब आईआईटी करने के बाद सबसे ज़्यादा पैकेज मिलता है, जबकि सच ये है कि आईआईटी करने के बाद, यानी बीटेक एमटेक करने के बाद, अगर आप आईएम से या और अच्छे संस्थान से मैनेजमेंट क्षेत्र में डिग्री लेते हैं तो आपका जो पैकेज है, यानी कि जो वेतन है, वो कम से कम 3 या 4 गुना बढ़ जाएगा। जी। तो ये इम्पोर्टेंस है प्रबंध की। जी। तो प्रबंध का, अगर आप अपना प्रश्न दोबारा, जी, आपने कहा था ये जो है जहाँ पर हम मैनेजमेंट क्षेत्र की बात करें कि कॉर्पोरेट तक ही सीमित है या अन्य भी है, जैसे कि गैर सरकारी संस्थाएं होती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो यानी कि अगर हमने प्राइवेट सेक्टर की बात करी तो इसके अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं वहाँ पे भी प्रबंध की आवश्यकता है। आप किसी भी क्षेत्र में, इनफैक्ट अब तो सरकारी विभागों में भी मैनेजमेंट की आवश्यकता है जी, जहाँ पर जिसको हम कम्युनिकेशन मैनेजर कहते हैं, लाइजन मैनेजर, वहाँ पर MBA HR के छात्र छात्राएं आते हैं तो उसको हम लाइजन ऑफिसर कहते हैं। तो स्टार्टअप्स, अगर आपको स्टार्टअप्स खोलना है तो स्टार्टअप्स के लिए भी आपके पास मैनेजरियल स्किल्स होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की आवश्यकता पड़ती है, जिसको उद्यमिता हम कहते हैं। तो प्रबंध जिसको कहते हैं कि ओमनी प्रेजेंट है और उसका सर्वव्यापी है, इसकी हर जगह आवश्यकता है। और मैं तो छात्र छात्राओं से कहता हूं कि अगर आपने प्रबंध का जो स्किल्स है वो अगर आपने ठीक से हासिल कर लिया तो आपके लिए रोज़गार की बिल्कुल कमी नहीं। जो कई बारी आजकल मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं, कई बारी इस तरीके की अफवाहें आती हैं कि साहब रोज़गार नहीं है। मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर छात्र छात्राएं ने प्रबंध की स्किल्स को ठीक से प्राप्त किया है तो रोज़गार की कोई कमी नहीं है। मैं यहाँ पर नारायण मूर्ति जी को कोट करना चाहूँगा, इन्फोसिस के जो फाउंडर हैं। उन्होंने कहा कि हम परेशान हैं कि हमें अच्छा टैलेंट मिल जाए, हमारे पास इतनी नौकरियां हैं लेकिन हमें अच्छा टैलेंट नहीं मिलता जी। जिस दिन हमें अच्छा टैलेंट मिलेगा हमें नौकरी देने में बिल्कुल परेशानी नहीं। तो जो छात्र छात्राओं के अंदर ये अफवाहें फैला दी गई कि नहीं साहब आप पढ़ तो लोगे लेकिन आपके पास नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है जी। डिग्री लेना एक अलग चीज़ है, इस बात को पांडे जी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मैं बार बार अपने छात्रों को भी कहता हूँ, डिग्री लेना एक अलग चीज़ है और स्किल्स प्राप्त करना एक अलग चीज़ है। अगर आपने प्रबंध का स्किल अच्छे से प्राप्त किया है
तो रोज़गार कभी भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। बिल्कुल जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया है सर। आज हम देखते हैं, क्योंकि आप इस क्षेत्र में काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं और आपके जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो काफ़ी आगे चलकर मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं ये जानना, और ये जानना सभी के लिए, हमारे व्यूअर्स भी चाहते हैं कि ये बात उनके सामने भी आए कि जो लोग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाते हैं, अपने भविष्य को बनाते हैं, तो उनके सामने जो प्रमुख चुनौतियां होती हैं वो कौन कौन सी होती है। ये मैं समझता हूँ हर कोई उत्सुक होगा इसे भी जानने के लिए। शुरुआत में क्या होता है कि जैसा कि संघर्ष है, अब कई बारी बच्चों को, छात्र छात्राओं को ये बता दिया जाता है कि साहब आप ये डिग्री ले लीजिए, उसके बाद सीधे 50 लाख का पैकेज आपको। बिल्कुल। तो पहले तो ये जो मानसिक जो चुनौती है, इसको सामना करने की बहुत आवश्यकता है, कि जिसको हम कहते हैं कि मृग तृष्णा, मिराज, उससे बचने की आवश्यकता है। संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर अपने दौर की बात करूं, आपके दौर की बात करूं, तो हमारे और आपके दौर में कि आज का जो दौर है उसमें काफ़ी फ़र्क है जी। पहले सैलरी बहुत कम हुआ करती थी। आज मैं अगर अपने ही संस्थान की बात करूं तो मिनिमम पैकेज 10 लाख से शुरू हो रहा है, और 10 लाख को मैं अभी भी बुरा नहीं मानता। पहली चीज़ तो ये है कि आप जो ऑफ़र मिले आपकी क्षमताओं के हिसाब से जी, उसको ग्रहण करें, उसको एक्सेप्ट करें, और उसके बाद स्वांता सुखाए वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, जिसको हम कहते हैं सेल्फ एनेमर्ड जी, इससे बचने की आवश्यकता है। आत्ममुग्धता जिसको हम कहते हैं, तो कई बार छात्र छात्राओं में ये भी देखा गया कि वो आत्ममुग्ध तो हो जाते हैं कि साहब 10 लाख रुपए मिल गया, अब ठीक है, और वहीं उनका जो स्किल एनहांसमेंट, क्योंकि एक बार आपको नौकरी मिली तो नौकरी मिलना ही आपका ज्ञान का इतिश्री नहीं है, वहीं से आपका ज्ञान अर्जन का फिर से एक नया पहलू शुरू होता है, एक नया चरण शुरू होता है, यानी लर्निंग वाइल अर्निंग। तो नौकरी मिलने के बाद आपको अपना उपयोगिता सिद्ध करने के लिए लगातार अपने स्किल्स को अपग्रेड करना पड़ेगा जी। तो उस चुनौती को भी सामना करने के लिए उनको लगातार, मैं ऐसे अपने कई छात्रों को जानता हूं कि जिनका शुरुआत में प्लेसमेंट एज एसोसिएट कंसल्टेंट हुआ, मैनेजमेंट ट्रेनी हुआ, असिस्टेंट मैनेजर हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान लगातार अपने स्किल्स को एनहांस किया, और आज उसकी बदौलत वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन पे बैठे हुए। तो जो पहली चुनौती ये है कि वो अपने स्किल्स को रोकेंगे नहीं, वो लगातार अपने आप को एनहांस करते रहेंगे, क्योंकि अगर आपने रोक दिया तो जो नई पीढ़ी आ रही है वो नए टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड है, नए ज्ञान के साथ इक्विप्ड है, सुसज्जित है, तो इन दैट केस आप पिछड़ जाओगे जी। तो इसीलिए क्या है कि एक बारी आपको नौकरी मिली तो उसके बाद आपको संतुष्ट नहीं होना है। कहा जाता है डिसकंटेंटमेंट इज द फर्स्ट लैडर टू द सक्सेस। जी, तो वो चीज़ आपको बनाए रखनी है। बिल्कुल, चुनौतियां तो हर क्षेत्र में आएंगी, लेकिन अपनी क्षमताओं को हम विकसित जब करेंगे तो निश्चित रूप से उन चुनौतियों को हम पार कर जाएंगे और सक्सेसफुल हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, MBA और PGDM जिस तरीके से इस क्षेत्र में अलग अलग कोर्सेज हैं, इस पर भी हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि MBA और अलग जो इसके अतिरिक्त जो कोर्सेज हैं, जैसे BBA होता है, फिर MBA बच्चे करते हैं, तो उनको किस तरह से इन क्षेत्रों के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है? देखिए, MBA अगर आपको जाना है, अगर अच्छे और जो मैंने टॉप 5 टॉप 10 की बात करी, तो उसके लिए एक स्तरीय परीक्षा है जिसको हम कैट कहते हैं जी। वो कैट परीक्षा काफ़ी उचित, काफ़ी जिसको कहते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव मानी जाती है। तो इन दैट केस वहाँ पर उसको तैयारी करने के लिए आपको बेसिक कैलकुलेशन स्किल्स आनी चाहिए, बेसिक इंग्लिश आपको आनी चाहिए, बेसिक एनालॉजी या आपका जिसको कहते हैं कि इंटरप्रेटिव स्किल्स आनी चाहिए, और उसके हिसाब से अगर आपने इस तरीके की परीक्षा पास कर ली तो आपको एक अच्छे संस्थान मिल जाएंगे, और उसके आधार पर आपको MBA की शिक्षा मिल सकती है। PGDM के लिए भी, जैसे कि IIMs आप जान के, कई IIM जो प्रतिष्ठित IIMs हैं वो PGDM ऑफर करते हैं। कुछ उसमें कन्फ्यूजन ये है कि क्या वो डिग्री के इक्विवेलेंट है, तो अभी हाल फिलहाल में उसको माना गया है कि वो डिग्री के इक्विवेलेंट है, और चूँकि प्रबंध, ये भी आप जानकर खुशी व्यक्त करेंगे कि जो प्रबंध की जो शिक्षा शुरुआत हुई थी वो
एक तरीके से पारंपरिक नहीं थी। पारंपरिक में BA BSc हुआ करता था, MBA नहीं हुआ करता था। तो हुआ यूँ कि जब प्राइवेट क्षेत्र की जो मैनेजर्स हुआ करते तो उनको ये समझ में आया कि साहब हमारे पास इंजीनियरिंग स्किल्स तो है लेकिन प्रबंध का स्किल्स नहीं है जी। तो उनके लिए कंपनियों ने एक विशेष कोर्स शुरू किया और संस्थानों से रिक्वेस्ट किया कि क्या हम ऐसा कुछ कोर्स कर सकते हैं जी। उसके बाद ही ये MBA PGDM की चीज़ें शुरू हुई जी। मैनेजमेंट के अभ्यर्थियों के लिए जो आप खास टिप्स देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से? पहला स्किल्स तो ये है कि जैसे कई बार ये बताया जाता है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो इंग्लिश चूँकि एक भौगोलिक ग्लोबल भाषा मानी जाती है तो थोड़ा बहुत आना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको अपनी विचार व्यक्त करना आना चाहिए और वो आप अपने मातृभाषा में भी कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम लोकल कॉन्सेप्ट कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड लोकलाइजेशन, यानी आपका ग्लोबल परिदृश्य होना चाहिए लेकिन आपका जो सोच है वो वहाँ की स्थानीय आवश्यकताओं के हिसाब से भी होना चाहिए। तो अगर आपने ये छोटी छोटी स्किल्स पे काम कर लिया, यानी कि यू हैव द अंडरस्टैंडिंग और द नैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग द लोकल नीड्स अलॉन्ग विद द ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो तब आप एक अच्छे मैनेजर बनने के ठीक ठाक उड़ा देंगे जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और इस विषय पर जहां पर मैनेजमेंट के क्षेत्र में करियर की नई संभावनाएं जैसे कि आपने बताया और हर चीज़ को आपने बहुत अच्छे ढंग से, रोचक ढंग से प्रस्तुत किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी और बुलाने के लिए। और मैं तो छात्र छात्राओं से यही कहूँगा कि खूब अपने आप को ज्ञान बढ़ाएं, अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं और रोज़गार की संभावनाएं असीमित है, कोई लिमिट नहीं है जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, यह था आज का हमारा कार्यक्रम। मैनेजमेंट न केवल एक करियर है बल्कि यह जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाने की कला भी है। अगर आप इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो सही मार्गदर्शन और मेहनत के साथ सफलता आपके कदम ज़रूर चूमेगी। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।